देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना जो 13 तारीख तक सीजेआई के पद पर रहेंगे और उसके बाद 14 तारीख को नए सीजेआई शपथ लेंगे और इसके साथ ही वो रिटायर हो जाएंगे सीजेआई के पद से। लेकिन अपने कार्यकाल के आखिरी दिन संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को दो टूक जवाब दे दिया और संदेश पहुंचा दिया कि अगर आप मुझे कोई संवैधानिक पद ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अब सीजेआई संजीव खन्ना के आखिरी दिन दिए गए भाषण की चर्चा सभी तरफ हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले जो न्यायाधीश जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, जो अब 14 मई को सीजेआई बनने वाले हैं, वो भी इसी तर्ज पर चलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें किसी तरह के किसी पद की लालसा नहीं है। तो फिलहाल बात सीजेआई संजीव खन्ना के बयान की कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर साफ की कि वो कानून के क्षेत्र में जरूर अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सीजेआई ने दो टूक जवाब दिया है मोदी सरकार को और लगातार उनके जो पुराने फैसले भी रहे हैं, खास तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों में जो सख्ती दिखाई है, केंद्र के खिलाफ बयान देते हुए दिखाई दिए हैं, इसके बाद ये तरह बयान आना कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, क्या इशारा है उनका? नहीं, जो पिछले जो सीजेआई थे डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके ऊपर इस तरीके के कई आरोप लगे थे कि सरकार की तरफ से उनको कोई पद दिए जाने की संभावना है और इसीलिए उनके जो अधिकतर जजमेंट होते हैं वो सरकार के पक्ष में ही जाते हैं। जो शिवसेना यूबीटी है, उनके नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीजेआई चंद्रचूड़ को, जो जिस समय वो चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई थे, उनको शिवसेना से जुड़े हुए मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के आरोप जस्टिस संजीव खन्ना पर तो वैसे भी नहीं लगाए गए और अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पद भी दिया जाता हुआ तो वो इस तरीके का कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरीके के पद पिछले जो कई जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सीजेआई रहे हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से पद स्वीकार किए उस तरीके से वो कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। और वैसे भी उनका जो 6 महीने का कार्यकाल रहा है, उनके किसी भी फैसले पर कोई बहुत टिप्पणियाँ नहीं हुई हैं। एक जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ जरूर था, लेकिन वो फैसला संजीव खन्ना ने नहीं दिया था। वो फैसला दूसरी बेंच का था, जिसको लेकर फिर तमाम बवाल भी मचा था। लेकिन जो सीजेआई संजीव खन्ना है, उनके किसी फैसले पर कोई बवाल ना तो उनके सीजेआई रहते हुए मचा और ना ही उनके रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके का उनका बयान आया है, उससे साफ लग रहा है कि उन्होंने जो 6 महीने उनका कार्यकाल रहा है, वो बिना किसी दबाव के उन्होंने काम किया है। उल्टा जिस तरह से वो केंद्र सरकार के खिलाफ एक के बाद एक बयान देते रहे या ऐसे कोई फैसले देते रहे जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आए, उसके चलते वो जरूर बीजेपी के सांसदों के निशाने पर आ गए थे। आपको याद होगा निशिकांत दुबे का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट होगा और सीजेआई संजीव खन्ना होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सीजेआई संजीव खन्ना और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई रही है और उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी वो ठनक दिखाई है कि अगर सरकार कोई इस कोशिश में लगेगी कि वो मुझे कोई पद दे सकती है तो उन्हें किसी तरह के पद की कोई लालसा नहीं, उन्होंने साफ साफ कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि संजीव खन्ना के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो करीब 6 महीने देश के सीजेआई रहे। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 5.5 साल का रहा। संजीव खन्ना का जो वकालत का सफर था वो दिल्ली जिला अदालत से होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट तक जाता है और फिर वो यहीं जज हो गए थे और अब रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर उन्होंने दो टूक जवाब मोदी सरकार को दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि जो सीजेआई पूर्व होने वाले हैं, यानी संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ये बात कही, यानी 13 मई को उनका ये बयान आया और जो 14 मई को पदभार संभालने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, उनके भी बयान इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो भी सरकार के अंडर काम नहीं करने जा रहे हैं, यानी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए नहीं दिखाई दे। और इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो पदभार संभालने से पहले ही ये कह दिया कि वो रिटायर जब होंगे तो रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का पद उन्हें नहीं चाहिए, कोई संवैधानिक पद उन्हें लालसा नहीं है। तो इससे साफ है कि आने वाला जो 6 महीने और होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई वो 6 महीने सीजेआई रहेंगे, वो भी
भी सरकार के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे एक तरह साफ हो गया जो जस्टिस गवई का बयान आया, जो कल से सीजेआई बनने वाले हैं। उन्होंने पहला तो ये साफ कर दिया है कि न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराव की बातें चल रही हैं कि हम सर्वोच्च हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोई सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च देश का संविधान है और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार काम करेगा। तो एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दी, वो राजनीतिक दबाव में नहीं है। और अब उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो उनका जो 6 महीने का जो कार्यकाल है सीजेआई पद पर, उन्होंने कहा उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी वो सरकार से कोई पद लेने वाले नहीं हैं। तो जिस तरीके से संजीव खन्ना पर सरकार का कोई दबाव काम नहीं किया, उससे लग रहा है कि जस्टिस गवई जब सीजेआई बनेंगे तो उसी तरीके से जिस तरीके से फैसले अभी तक सरकार को लेकर आए हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से यदि जनता के खिलाफ कोई नीति रही है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से सख्त टिप्पणी आई है, उस तरीके का हम 6 महीने में और वो सुप्रीम कोर्ट को उसी तरीके को देखते रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट वही रवैया अपनाएगा जो पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है, और ये बात जस्टिस गवई के बयान से भी साफ हो गई है। जस्टिस गवई ने साफ कहा, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई कार्यभार नहीं लूंगा। हालांकि इसके बाद उनसे एक सवाल किया गया कि पहले तो ऐसा होता रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई के लिए राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे आता है। अब आपको जरा ये भी बता देते हैं कि आखिर इस तरह के आरोप जजों पर क्यों लगते रहे हैं कि वो सरकार के लिए या सरकार के पक्ष में फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पद का लालच होता है। तो इसको लेकर कई ऐसे पूर्व जस्टिस रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार में कोई संवैधानिक पद लिया है। तो आपको बता दें कि जस्टिस पी सदाशिवम है, 26 अप्रैल 2014 को वो रिटायर हुए थे और मोदी सरकार ने इसी साल 5 सितंबर को उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया था। इसी लिस्ट में दूसरा नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का, जो कि 6 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और रिटायर होने के अगले ही दिन यानी 7 जुलाई को वो एनजीटी के चेयरमैन बना दिए गए थे। और इस लिस्ट में रंजन गोगोई का जिक्र जब होता है तब तो और ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि उन्हें तो राज्यसभा भेज दिया गया था। 17 नवंबर 2019 को सीजेआई पद से वो रिटायर हुए और 16 मार्च 2020 को उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। इसी तरह जस्टिस अरुण मिश्रा जो 3 सितंबर 2020 को रिटायर हुए, 1 महीने में उन्हें सरकारी बंगला खाली करना था, लेकिन वो 9 महीने तक बंगला में रहते रहे और उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया। बाद में खाली करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जून 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उनको बना दिया। और इसको लेकर यह भी दावे किए गए कि शायद पहले से ही उनको इस बात की जानकारी थी, इसीलिए वो बंगला खाली नहीं कर रहे थे और फिर सरकार ने उनको बड़ा पद दे दिया। इसके बाद वो उस बंगले में ही रहते रहे। इसी तरह इस लिस्ट में नाम है जस्टिस अशोक भूषण का, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2021 को वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के 2 महीने के अंदर ही उन्हें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता का नाम भी इस सूची में है, क्योंकि 6 अक्टूबर 2022 को वो रिटायर हुए थे। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इसी तरह जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर हुए और 1 महीने बाद 12 फरवरी 2023 को उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। यानी यहाँ गौर करने वाली बात यह है अविनाश जी कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं और कई जस्टिस को रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार ने कोई बड़ा पद दिया है और इसी के चलते ये आरोप लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कि वो इसलिए सरकार के दबाव में काम करते हैं क्योंकि उन्हें पद की लालसा होती है। लेकिन संजीव खन्ना ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में यह बता दिया कि इस तरह के जो आरोप लगते हैं वो पूरी तरह गलत हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन भी ये बता दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। और इसी तरह जो नए सीजेआई बनने वाले हैं जस्टिस गवई, उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उन्हें भी पद की कोई लालसा नहीं है। इसलिए सरकार अगर इस तरह का कुछ सोच रही है कि आने वाले 6 महीने में अगर कोई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो वो सरकार के पक्ष में लेगा, किसी पद के लालसा के चलते, तो ऐसा नहीं होने वाला। यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से जो बयान लगातार आए हैं वो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माने जा सकते हैं। तो अविनाश जी, जो ये आरोप लगते
रहे हैं। अभी हमने कई पूर्व जजों के बारे में यहाँ पर चर्चा की, तो इसको लेकर अब 2 जजों की तरफ से केंद्र सरकार को जो करारा झटका दिया गया है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जो आरोप सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, जो वर्तमान जज होते हैं, बाद में रिटायर हो जाते हैं, उनके कई फैसलों पर इसीलिए आरोप लगते रहे हैं कि जब वो रिटायर होते हैं तो कुछ समय बाद ही उनको सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है। आप याद कीजिए, राम मंदिर को लेकर फैसला आया 2019 में। 5 जजों की वो पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी, जिसने फैसला दिया। उस 5 जजों की पीठ में जो सीजेआई थे रंजन गोगोई, जिनको रिटायर होने के तुरंत 6 महीने बाद ही राज्यसभा में भेज दिया गया। जबकि ये नियम है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई जज रिटायर होता है तो उसको कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम 2 साल तक। लेकिन जो सीजेआई रंजन गोगोई थे, वो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो राम मंदिर पर जो फैसला दिया था, उनमें बाकी के जो 5 जज थे, उनमें एक जो डीवाई चंद्रचूड़ जो बाद में सीजेआई भी बने थे, और उनके ऊपर भी इस तरीके के कई आरोप लगे कि वो सरकार के फेवर में डिसीजन देते हैं, सरकार संभवतः उनको कोई बहुत बड़ा पद दे सकती है। और ये अभी तक इस पर संभावनाएं बनी हुई हैं कि जो पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनको सरकार कोई पद दे सकती है। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम था वो थे अशोक भूषण का, जिसको जो आपने बताया भी है, जिनको NCLAT का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और उस जो और अगला नाम है अब्दुल नज़ीर का, जिनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। यानी 5 में से 3 जो जज थे जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था, उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई पद दिया गया। बचे हुए 2 जजों में डीवाई चंद्रचूड़ का, जैसे हमने नाम बता ही दिया आपको, बस खाली 1 जज थे जिन्होंने कोई सरकारी पद नहीं लिया। तो इस तरीके से आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर जो फैसला आया था वो सरकार के दबाव में आया था। तो ऐसे किसी जो सीजेआई संजीव खन्ना है, जो अगले सीजेआई गवई हैं, बिहार गवई, वो नहीं चाहते इस तरीके का कोई भी आरोप उनके ऊपर लगे। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। और वहीं अब क्योंकि संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, 14 तारीख को नए सीजेआई बीआर गवई पदभार संभाल लेंगे, तो ऐसे में एक नजर जरा डाल लेते हैं कि संजीव खन्ना ने कौन से ऐसे फैसले लिए जिसके चलते केंद्र सरकार और उनके बीच तनातनी देखने को मिली थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, उनके ही बेंच में ये सुनवाई चल रही थी और उसी के दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, जिसमें अवैध घोषित किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद में किसी भी नए सर्वे पर भी रोक लगाई गई थी सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल के दौरान ही। वक्फ संशोधन कानून में मुस्लिम पक्ष को राहत दी गई। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना और जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना, ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में लिए गए। और इसीलिए सीजेआई संजीव खन्ना और केंद्र सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली। और बड़ी बात यह रही कि निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर कल को देश में गृह युद्ध होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सीजेआई संजीव खन्ना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।